हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 7 देखते हैं। पाठ का नाम है परिवर्तनकारी वाह्य शक्तियाँ। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों या नए हों तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने छठा पाठ नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग 7वां पाठ देखते हैं। पाठ का नाम पहले ही बता दिए आपको, परिवर्तनकारी वाह्य शक्तियाँ। हम लोग आइए हम लोग जानेंगे अपक्षय किससे कहते हैं, उसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझ सकेंगे, तल संतुलन की विभिन्न क्रियाओं की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा में हम लोग देखेंगे निम्नीकरण और अधिविधि में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। चौथा में हम लोग देखेंगे नदी, पवन, भूमिगत जल, हिमानी और समुद्री लहरों के कार्यों को समझ सकेंगे। पांचवा में हम लोग अपरदन, परिवहन और निक्षेपण कार्यों द्वारा निर्गत स्थलाकृतियों को समझ सकेंगे। मृदा निर्माण, मृदा परिच्छेदिका, मृदा अपरदन तथा उसके संरक्षण के उपायों को समझ सकेंगे। आइए हम लोग इसमें देखते हैं आगे। प्यारे बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं कि धरातल का स्वरूप सदैव एक जैसा अस्थायी नहीं रहता, वह बदलता रहता है। इसके स्वरूप को बदलने में कुछ शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं। ये शक्तियाँ दो प्रकार की होती है, आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ। प्यारे बच्चों, हम लोग पहले ही जानते हैं कि हमारा धरातल जो है कि इसका स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। ये दो प्रकार से बदलती हैं। पहले एक आंतरिक शक्ति मतलब पृथ्वी के अंदर होने वाली शक्तियाँ और दूसरा बाह्य शक्तियाँ जैसे वर्षा और जल, हवा आदि इत्यादि के कारण। आंतरिक शक्तियाँ धरातल पर कोई न कोई नई अस्थिर आकृतियाँ का निर्माण करती हैं। और जो में आंतरिक शक्तियाँ जैसे प्लेट का खिसकना, भूकंप के कारण क्या होता है, नई स्थलाकृतियों का, नए स्थानों का निर्माण होता है। जबकि बाह्य शक्तियाँ उन स्थलाकृतियों में परिवर्तन करने में जुड़ जाती हैं। और हमारा बाह्य शक्तियाँ क्या करती हैं, उन जो स्थलाकृति बनी है उनमें धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं। आंतरिक शक्तियों के बारे में पिछले पाठ में हम अध्ययन कर चुके हैं। इस पाठ में बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछले पाठ में जो कि आंतरिक शक्तियों के बारे में देख रहे थे, भूकंप, प्लेटों का खिसकना, और हम लोग इस पाठ में क्या करेंगे, बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियों के बारे में देखेंगे। बाह्य शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। प्यारे बच्चों, बाह्य शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। प्रथम, वे जो चट्टानों को अपने ही स्थान पर कमजोर कर तोड़ फोड़ करती है। देखिए, जो भूकंप आता है या ज्वालामुखी फूटता है तो ये सब आंतरिक शक्तियाँ हैं। लेकिन बाह्य शक्तियाँ में प्रथम शक्ति वो जो लावा के द्वारा या ज्वालामुखी के कारण जो चट्टान एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती है उन्हें कमजोर करके क्या करती है, तोड़ती है। दूसरी वे जो उन टूटे फूटे चट्टानों, टुकड़ों व कणों को मूल स्थान से हटाकर निचले भूभागों में जमा करती है। और दूसरी शक्ति क्या करती है, उससे अगर वो टूट जा रही है तो उसे हटाकर नीचे ले जाएगी, या तो पानी के द्वारा बहा दें या हवा के द्वारा, वो क्या करती है, नीचे भूभाग में जमा करती है। नदियाँ, पौने, भूमिगत जल, हिमानी और समुद्री लहरें दूसरे प्रकार की शक्तियाँ हैं। दूसरे प्रकार की शक्तियाँ हम कौन है, हमारा नदियाँ हो गया, पौने हो गया, भूमिगत जल हो गया, बर्फ के पहाड़ हो गया, समुद्री लहरें हो गए। ये सब क्या है, हमारी दूसरी प्रकार की शक्तियाँ हैं जो अस्थिर आकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। ये क्या करती है, हमारे अस्थिर आकृतियों के स्वरूप में आकार में परिवर्तन करती हैं। इनमें प्रथम प्रक्रिया को अपक्षय तथा द्वितीय प्रक्रिया को अपरदन चक्र कहते हैं। हम लोग इसके प्रथम प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, और दूसरी प्रक्रिया को अपरदन चक्र कहते हैं। हम लोग पहले अपक्षय के बारे में देख लेते हैं। अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खुली चट्टानों का विघटन और अपघटन अपने मूल स्थान पर ही होता है। अपक्षय का क्या था, जो चट्टान होती हैं वो टूटती हैं, बिगड़ती हैं और एक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। चट्टानों के विघटन में मुख्य रूप से मौसम
यह ऋतु के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। चट्टान किस प्रकार से टूटती है? इस टूटने में जो कि हमारा मौसम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा और हिम मौसम के मुख्य तत्व हैं। तापमान के कारण चट्टानें टूटती हैं, वर्षा के कारण भी टूटती हैं, पाला, कोहरा के कारण, हिम मौसम के कारण भी ऐसे चट्टानें टूटती हैं। इसलिए इन्हें ऋतु अपक्षयकारी शक्तियाँ कहते हैं। ये सब सभी क्या है? सब ऋतुएं हैं, इसलिए इन्हें क्या है? ऋतुकारी अपक्षयकारी शक्तियाँ कहते हैं। धरातल पर पड़ी हुई चट्टानें जैसे ही मौसम के तत्वों के संपर्क में आती हैं वैसे ही उनका अपक्षय होने लगता है। प्यारे बच्चों, जब जो कि ज्वालामुखी के कारण लावा पत्थर बाहर निकलते हैं चट्टानें, तो उनका अपक्षय उसी तरह तुरंत स्टार्ट रहता है। धीरे धीरे मौसम के संपर्क में आते हैं तो उनका अपक्षय होने लगता है। प्रत्येक चट्टान किसी न किसी खनिज का अंश अवश्य रहता है। प्रत्येक चट्टान में क्या होता है? किसी न किसी खनिज का अंश होता है जो रासायनिक परिवर्तन में सहायक होता है। और ये क्या करते हैं? रासायनिक परिवर्तन में सहायक करते हैं। आप पूछेंगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। वैसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, हम उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। चट्टानों का विघटन टूट-फूट, तापमान में परिवर्तन और पाले के प्रभाव से होता है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? ये जो चट्टानें हैं क्या है? ये खड़ी हुई हैं, तो गर्मी में जो है कि क्या होता है? ये फैलती हैं। क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। और जैसे ही ठंड पड़ेगा रात में सिकुड़ जाती हैं। तो सिकुड़ने और फैलने के क्रिया में इसमें क्या होता है? आपस में देखिए यहाँ दरार आ रहा हुआ है। इस दरार के कारण धीरे धीरे क्या होती हैं? टूटती रहती हैं। इससे क्या होता है? इनका अपरदन हो जा रहा है, क्षय हो जा रहा है। चट्टानों का विघटन एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि अपघटन की प्रक्रिया में चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। चट्टानों का विघटन क्या है? एक यांत्रिक क्रिया अंदर होने वाली प्रक्रिया है, जबकि अपघटन एक क्या रासायनिक परिवर्तन है। चट्टानों में खनिजों के कण इस प्रकार आपस में गुत्थे जाते हैं कि पहले ही उनका अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे चट्टानों में खनिजों के तत्व कण इस तरह से होते हैं कि पहले उनका अस्तित्व में दिखाई नहीं देता। जैसे बॉक्साइट होता है, उसमें से एल्युमिनियम निकलता है, फिर होता है उसमें से लोहा निकलता है। इससे पहले ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाद में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब पानी गिरता है तब चट्टानों के कुछ खनिज घुलकर बह जाते हैं और कुछ खनिजों का रूप बदल जाता है। जब पानी बरसता है तो क्या, तो कुछ घुल जाते हैं और कुछ का रूप चेंज हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति में विघटन और अपघटन की क्रियाएं साथ साथ अपने ही स्थान पर चलती रहती है। इसी प्रकार प्रकृति में विघटन और अपघटन घुलने की क्रिया लगातार चलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। मतलब चट्टानों का टूटना, पिघलना, ये सब क्या कौन सी क्रिया कराती है? हमारा अपक्षय कराती है। इस प्रक्रिया में ऋतुओं का भी सहयोग रहता है, इसलिए इसे ऋतु अपक्षय भी कहते हैं। और इस अपक्षय की प्रक्रिया में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? हमारे मौसम का होता है, ऋतुओं का होता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋतु अपक्षय भी कहते हैं। अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है, इसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। अपक्षय क्या है? एक स्थानीय प्रक्रिया, मतलब एक किसी स्थान पर होता है, जहाँ वो है उसी जगह होगा। इसमें चट्टानों का विघटन तथा अपघटन उसी स्थान पर होता है, किसी दूसरे जगह नहीं होता है। हम लोग अपक्षय के प्रकार देख लेते हैं। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपक्षय भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, तीसरा जैविक अपक्षय। हम लोग जो कि भौतिक अपक्षय देख लेते हैं। जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं तो उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब कोई भी चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के अपने आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? भौतिक अपक्षय कहते हैं। जब तापमान अत्यधिक बढ़ता है तब चट्टानें फैलती है, जब तापमान अत्यधिक गिर जाता है तब सिकुड़ जाती है। इस प्रकार
फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें चटक जाती हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जब मौसम परिवर्तन होता है, जब अधिक गर्मी पड़ेगा तो क्या होंगे, चट्टानें फैल जाएंगे। जैसे ही अत्यधिक तापमान गिर जाएगा तो वो सिकुड़ जाएंगे। इस फैलन और सिकुड़ने में उनके बीच क्या होती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ने के कारण वे चटक जाती हैं, और ये दरारें धीरे धीरे चौड़ी होकर क्या हो जाती है, टूटकर अलग हो जाती है। कुछ समय बाद इसी प्रक्रिया में से उनमें टूट फूट होती रहती है, अंत में उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कुछ गोलाकार चट्टाने की ऊपरी परतें प्याज के छिलकों की तरह उतरकर धीरे धीरे वहीं चूरा होती है, और कुछ प्याज जो गोलाकार चट्टाने होती हैं, उनको ऊपरी परत में क्या होता है, फैलाव होगा, सिकुड़न होगा, इससे धीरे धीरे वो तह बाई तह निकलती रहती है। अधिक ठंडे प्रदेशों में चट्टाने की संधियों में भरा जल तापमान गिरने पर जम जाता है, जमने पर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, जिससे संधियां और अधिक चौड़ी होती जाती हैं और अंत में टूट जाती हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। रासायनिक अपक्षय। रासायनिक परिवर्तनों के कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक चट्टानें जल में घुल जाती हैं या बिखर जाती हैं, गल जाती हैं या जंग खा जाती हैं। इस प्रकार चट्टानें अपना मूल रूप खो देती हैं और पानी में घुलकर या चूर होकर नए पदार्थों को जन्म देती हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। प्यारे बच्चे, इस परिवर्तन में जो है कि जैसे वो परिवर्तन का मान लीजिए चूना का पहाड़ है, जिसमें गंधक है, सेंधा नमक है, ये क्या कहते हैं, ये इसकी चट्टानें पानी में घुल जाती है और घुल कर धीरे धीरे बह जाती है और क्या कहते हैं, और इकट्ठा होकर क्या कहते हैं, किसी नए पदार्थ को जन्म देती हैं। इस प्रकार के हम लोग परिवर्तन अपक्षय को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इनमें नमी और वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहीं का ना पानी और वर्षा का क्या होता है, बहुत योगदान होता है। इन्हीं के कारण ये बह कर दूसरी जगह जाती है और इनका स्वरूप चेंज हो जाता है। अब हम देख लेते हैं जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मनुष्यों द्वारा होता है। देखिए जैविक अपक्षय किसके कारण होगा, वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मनुष्यों द्वारा होता है। वृक्षों की जड़ें चट्टानों की संधियों में पहुंचकर और अधिक चढ़ाकर उन्हें तोड़ देती हैं। हमारा वृक्ष उस पर पहाड़ पर उग रही है, तो जो चट्टाने के बीच में जोड़ होता है उनमें पहुंचती हैं और उसे क्या करती हैं, अधिक चौड़ा कर देती है, जिससे चट्टानें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। चूहे, दीमक, चींटियां, केंचुए, जीव नरम चट्टानों को तोड़ने, फोड़ने और खींचते हैं। और हमारा चूहा भी हो गया, दीमक भी हो गया, चींटियां भी हो गया, ये सब नरम चट्टानों को क्या करते हैं, धीरे धीरे तोड़ते फोड़ते रहते हैं। मनुष्य भी कृषि उपयोग के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए चट्टानों को तोड़ फोड़ करता है। इस प्रकार के अपक्षय को हम लोग जैविक अपक्षय कहते हैं। हमारा मनुष्य भी क्या करता है, कृषि के लिए मतलब खेती करने के लिए, मकानों के निर्माण के लिए, सड़क के निर्माण के लिए चट्टानों को तोड़फोड़ करता है और उसे निकाल कर वहाँ से अपने यहाँ लाता है। इस प्रकार के हम लोग परिवर्तनों को अपक्षय क्या कहते हैं, जैविक अपक्षय कहते हैं। चट्टानों के विघटन के अलावा अपक्षय का मृदा में के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चट्टानों के विघटन के अलावा मृदा के निर्माण में भी इनका क्या था, एक महत्वपूर्ण निर्माण विभाग क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि विखंडित चट्टानें ही महीन कण ही तो मृदा में होते हैं। देखिए विखंडित चट्टान जब जो कि बहुत महीन कण बन जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, मृदा का हमारा निर्माण हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं तल संतुलन या अपरदन चक्र हम लोग देख लेते हैं। इससे क्या कहते हैं, अपक्षय के साथ साथ परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ, जिन्हें अनच्छादककारी शक्तियाँ भी कहते हैं, धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। इससे ही अपरदन चक्र कहते हैं। जैसे नदियाँ, हिमानियाँ, पवन, भूमिगत जल और समुद्री लहरें समुद्र तल संतुलन के प्रमुख कारक हैं। तल संतुलन के कार्य को दो भागों में बांट सकते हैं। हम लोग संतुलन के कार्य को कितने भागों में बांट सकते हैं, दो कार्यों में भाग सकते हैं। पहला निम्नीकरण और दूसरा उच्चयन।
देख लेते हैं इसको। अपरदन की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को घिसकर, खरोंचकर या काटकर उनको अपने मूल स्थान से हटा देता है। जब अपरदन की क्रिया द्वारा क्या होता है, चट्टानें घिसती हैं, खरोंचती हैं, अपने मूल रूप से हट जाती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती हैं। इससे ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे होते जाते हैं। इस प्रकार क्या होगा, जो ऊंचा स्थान होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अपरदन के कारण, क्षय के कारण ये नीचे होते जाएंगे। इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। देखिए ऊंचा स्थान जब धीरे धीरे क्षय हो रहा है तो क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। ये है, ये धीरे धीरे चट्टान टूटकर नीचे बह रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे इसका ऊंचाई घट रहा है। लेकिन ये जहाँ धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से पानी की सहायता से समुद्र के तली में, तो यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, अधिवृद्धि हो रहा है। यहाँ नीचा हो रहा है और यहाँ उठा हो रहा है। ऊंचे स्थान से विघटित तथा अपघटित पदार्थों को निचले भागों तक ले जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। देखिए ऊंचे स्थान पर जो अपक्षय के कारण छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, उसे निचली स्थानों पर ले जाने वाले क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। वो कैसे जाते हैं, हवा के कारण जो आती है, पानी की सहायता से जाती हैं। निचले क्षेत्रों या गड्ढों में अपरदित पदार्थों के जमा होते रहने को निक्षेपण कहते हैं। और जो है कि पानी की सहायता आकर नीचे क्या हो रही, जमा हो रही है, हम लोग इससे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अपरदित पदार्थ गड्ढों में जैसे जैसे भरता जाता है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को उच्चयन कहते हैं। देखिए जब ऊपर से मिट्टी बालू नीचे बहते हुए पानी में आएगा तो वहाँ इकट्ठा होता जाएगा, वो ऊपर बढ़ता जाएगा। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उच्चयन कहते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। धरातल के चौरस और समतल होने को तल संतुलन कहते हैं। अब हमारा ऊंचा और नीचा दोनों भाग अगर बराबर हो जा रहा है तो हम लोग इससे क्या कहते हैं, तल संतुलन कहते हैं। इसमें निम्नीकरण और अधिवृद्धि दोनों क्रियाएं सम्मिलित हैं। इस प्रक्रिया में हमारा निम्नीकरण और मतलब चट्टानों का टूटकर गिरना और नीचे जमा होना, दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित है। अपरदन के द्वारा धरातल के घिसने को निम्नीकरण और गड्ढों को भरकर ऊंचा करने की प्रक्रिया को हम लोग अधिवृद्धि कहते हैं। जैसे अपरदन टूटने के कारण जब चट्टान खिसकर उसकी ऊंचाई कम होती है तो हम लोग इससे क्या कहते हैं, निम्नीकरण प्रक्रिया कहते हैं। और वह पानी की सहायता से बहकर जमीन की पेदी में जा रहा है गड्ढों में, और वहाँ क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, तो हम लोग इससे क्या कहते हैं, अधिवृद्धि कहते हैं। बढ़ते हुए जल अथवा नदी के कार्य हम लोग देख लेते हैं। ये परिवहन का काम बहुत अच्छे से करती हैं। वर्षा जल के कुछ भाग जल वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है, कुछ भाग भूमि के अंदर रिस जाता है तथा अधिकांश भाग धरातल पर बहता हुआ नदी नालों में पहुंच जाता है। बहता हुआ यही नदी जल के रूप में तल संतुलन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होता है। देखिए वर्षा का जल है जो वाष्प बनकर कुछ उड़ जाता है, कुछ रिस कर जमीन के अंदर चला जाएगा, लेकिन कुछ भाग, अधिकांश जो भाग होता है वो क्या था, पृथ्वी के धरातल से बहता हुआ पानी नदी नालों में जाता है। और इन्हीं नदी नालों में जो है कि पानी की सहायता से मिट्टी, छोटे छोटे कंकड़ बहकर तली में बैठ जाते हैं। नदियों का कार्य का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। नदियां अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक विभिन्न स्तरों पर अपने कार्यों को, विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ क्या उद्गम स्थल से लेकर जहाँ तक वो जाती हैं विभिन्न प्रकार का स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। नदियों का प्रवाही जल तीन तरह के धरातल को प्रभावित करती हैं। नदियाँ प्रवाही जल तीन प्रकार के धरातल को प्रभावित करती हैं, जिन्हें नदी के तीन कार्य कहा जाता है। हम लोग नदी के तीन कार्य कहते हैं। पहला अपरदन, दूसरा परिवहन, तीसरा निक्षेपण। मतलब ये तीनों कार्य कौन करता है, हमारी बहती हुई नदियाँ करती हैं। हम लोग अपरदन देख लेते हैं। बहती हुई नदी का जल अपनी शक्ति के द्वारा अपने मार्ग में आने वाली विखंडित चट्टाने पदार्थों को नीचे की ओर ला जाती हैं। देखिए बहता हुआ जल उसके
सामने जो आएगा छोटे छोटे चट्टानें बाहर कहाँ ले जाएंगी, नीचे क्यों ले जाएंगी। नदी मार्ग में ये पदार्थ अपक्षय और अपरदन की क्रियाओं द्वारा आते हैं। ये किसके कारण होता है, अपक्षय और अपरदन के कारण होता है। इन पदार्थों को नदी का भार कहा जाता है। इन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, नदी का भार कहते हैं। यह भार घर्षण और औजारों के रूप में काम करता है। ये भार घर्षण के औजारों के रूप में काम करता है। ये पदार्थ नदी के तल तथा किनारों को घिसकर काटने का काम करते हैं। घर्षण के कारण क्या होगा, नदी के किनारे धीरे धीरे कटते हैं, जिससे नदी का तली गहरी और पास चौड़ा हो जाता है। ये कटने का क्या होगा, नदी का तली जो कि क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा और उसका भाग क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ही अपरदन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। अपरदन कार्य नदी में जल की मात्रा, नदी का वेग, नदी का ढाल और चट्टानों की बनावट पर निर्भर करता है। अपरदन की प्रक्रिया किस पर निर्भर करता है, नदी की में जल की मात्रा जितना होगा, नदी का बहाव जितना तेज होगा, नदी का ढलान जितना तेज होगा, चट्टानों की बनावट जिस प्रकार से होगी उस पर निर्भर करता है। नदी अपरदन 4 प्रकार से होता है। नदी अपरदन कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। इसमें हम लोग पहला देखते हैं अपघर्षण। बहाव के चट्टानी टुकड़े तली और किनारों को खींचते हुए घसीटते हुए चलते हैं, इस प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। देखिए जब नदी में पानी बहता है तो तली में और किनारों क्या करता है, खींचते हुए आगे चलता है। दूसरा क्या होता है, जैसे मिट्टी उट्टी है पानी में घुल कर और क्या करती है, वो पानी की सहायता बह जाती हैं। तीसरे का भौतिक दाब शक्ति, और नदी दाब लगाता है चारों तरफ ऊपर नीचे, तो क्या करती है, चट्टानों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है जिससे वो धीरे धीरे कटती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं। चौथा हुआ हमारा सन्निकट संघर्ष। लुढ़कते हुए कंकड़ पत्थर आपस में एक दूसरे से टकराते चलते हैं, जिससे उनमें और अधिक टूट फूट और आपसी घर्षण होता है। मतलब मान लीजिए छोटे छोटे चट्टान आपस में टकराते हुए नदी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिससे वे और टुकड़े होते चले जाते हैं। इन चारों प्रक्रियाओं से नदी धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। हम देखते हैं अपरदन से निर्मित स्थल आकृतियाँ। नदी के ऊपरी भाग में अपरदन का कार्य अधिक संपन्न होता है। देखिए नदी के ऊपरी भाग में अपरदन अधिक होता है, जहाँ से नदी बहेगा। इसमें महाखंड या गार्ज, केवियन और भी आकार की घाटी, जलवर्तिका, छिप्रिकाएँ, जलप्रपात का निर्माण होता है। इससे क्या उनको ये सब विभिन्न प्रकार के निर्माण होता है। हम लोग देखते हैं महाखड्ड। हम लोग महाखड्ड में देखते हैं अपने ऊपरी भाग में उद्गम के पास अपनी युवावस्था में नदी का प्रमुख कार्य अपनी घाटी को गहरा करना है। इस भाग में जलवेग अधिक होने से चट्टानें के टुकड़े अपनी तली खींच कर गहरा कर देती है। इस कारण नदी गहरी कंदराएं महाखड्ड या कैनियन का निर्माण करती है। देखिए जैसे नदी बह रही है तो कि अधिक वेग के कारण क्या इसको तली को गहरा करते हुए चली जाती है। हम लोग आकार घाटी देख लेते हैं। नदी के अपरदन का कार्य लक्ष्य अपने आधार तल पर पहुंचना होता है। उस झील या समुद्र के तल जिसमें वह गिरती है नदी अपरदन का धरातल कहते हैं। नदी अपरदन घाटी को गहरा और किनारों पर चौड़ा करती है, इससे भी आकार की घाटी कहते हैं। देखिए ये है हमारी भी आकार की घाटी। हम लोग जलप्रपात देख रहे हैं। जब नदी का जल किसी चट्टान कागज से ऊपर से नीचे गिरता है तो वह जलप्रपात कहते हैं। देखिए ये कठोर चट्टानें हैं, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है तो धीरे धीरे क्या है अपरदित हो रही है, धीरे धीरे यहाँ से नीचे बह रही है। तो आगे देख लेते हैं परिवहन कार्य। जो नदी चट्टाने क्या करते हैं, परिवहन कार्य करते हैं, उसे बहाकर दूसरे स्थान से ले जाती है। मान लीजिए यहाँ छोटी नदी से उद्गम है तो ये क्या करेगा, यहाँ से छोटे छोटे चट्टाने हैं तो ये पानी इसको बहाकर अपने इसको समुद्र में धीरे धीरे ले जाएगा।
हम लोग आगे देख लेते हैं, निपेक्षक कार्य देख लेते हैं। जब नदी पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मंद ढाल होने से प्रवाह गति मंद हो जाती है। देखिए, जब नदी ऊपर से पहाड़ों पर से निकलकर धरातल समतल पहुंचती है, उसका प्रवाह क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। और वहाँ पे धीरे धीरे क्या करते हैं, मिट्टी छोड़ने लगती है और वहाँ मिट्टी जमा होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। जलोढ़ पंख, नदी ढाल पर्वतीय भाग जैसे ही समतल मैदानी भाग में प्रवेश करती है, उसका वेग घटने से उसके ऊपरी वहन क्षमता मंद हो जाती है, जिससे वजनी पदार्थ घाटी के मुख के बाहर अर्धवृत्ताकार पंख के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे जलोढ़ पंख कहते हैं। देखिए, ये जमा हुआ है। यहाँ से पानी खूब तेजी से आ रहा है और यहाँ समतल है, तो क्या करें, यहाँ का ये इकट्ठा हो जाएगा। आगे देखते हैं, गोखुर झील, जब नदी खुले समतल मैदान में बहती हुई तो उसके प्रवाह का वेग बहुत मंद हो जाता है। जरा सी रुकावट से प्रवाह इधर उधर मुड़ जाता है। यही नदी का मार्ग अत्यंत घुमावदार हो जाता है। देखिए, हमारा ये घूमते हुए नदी जा रही है। पर ये हल्का घूमी, फिर इससे हल्का घूमी और फिर यहाँ ज़्यादा घुमावदार हो गया और फिर यहाँ क्या हुआ, झील का निर्माण करके फिर हमारा ये रास्ता पानी सीधे बहने लगा। हम लोग आगे देख लेते हैं। डेल्टा, जब नदी निचले भाग में किसी झील या समुद्र से मिलती है तो उसका वेग बहुत ही मंद हो जाता है, जैसे जल प्रवाह रुक सा गया हो। जब नदी समतल भागों में समुद्र में मिलता है तो उसका प्रवाह क्या बहुत धीमा हो जाता है। वहाँ धीरे धीरे मिट्टी हमारा इकट्ठा होने लगता है और मैदान का निर्माण करता है। हम लोग देख लेते हैं आगे। हम लोग आगे देखते हैं हिमानी के कार्य। जिन प्रदेशों में तापमान समय हिमांक से नीचे रहता है, तो जिन प्रदेशों में तापमान बर्फ जमने के नीचे रहता है, वहाँ वर्षा हिम के रूप में होती है। वहाँ कैसे वर्षा होगा, बर्फ के रूप में होगा, जिसे हिमपात कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमपात कहते हैं। ऐसे प्रदेश हिमाच्छादित प्रदेश कहलाते हैं, मतलब बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं। वहाँ सदैव हिम की परत जमी रहती है। हिम क्षेत्रों की स्थिति सदैव हिम रेखा के से ऊपर होती है। हिम रेखा एक ऐसा समताप रेखा है जिसके ऊपर हिम का अस्थायी क्षेत्र पाया जाता है। हिम रेखा की ऊंचाई भूतल पर सर्वत्र एक समान नहीं रहती है। ध्रुवीय प्रदेशों में हिम रेखा समुद्र की सतह के पास पाई जाती है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्रों में वो अधिक ऊंचाई पर रहती है। हिमालय पर 4250 मीटर ऊंचाई पर हिम रेखा पाई जाती है। देखिए, हिम रेखा जो होती है उसके ऊपर ही हमेशा बर्फ जमता रहता है। तो पृथ्वी पर सभी जगह जो है कि हिम रेखा समान नहीं रहती है। कहीं अधिक ऊंचाई पर होता है तो कहीं थोड़े ऊंचाई पर होता है। वहीं हिमालय पे जो है कि समुद्र तल से 4250 मीटर की ऊंचाई पे होता है। हम लोग हिमानियों के प्रकार देख लेते हैं। खिसकती हुई हिम राशि को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। देखिए, बर्फ जो है कि धीरे धीरे पिघल कर खिसक रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, हिम नदी कहते हैं। उत्पत्ति क्षेत्रों तथा स्थिति के आधार पर हिमानियों दो वर्गों में विभाजित की जा सकती है। हिम नदियाँ कितने वर्गों में विभाजित किया जाए, दो रूपों में, महाद्वीपीय हिमानी और घाटी हिमानी। दो रूपों में। पहला महाद्वीपीय हिमानी। महाद्वीपीय हिमानियाँ देख लेते हैं। हिमाच्छादित बड़े क्षेत्रों को महाद्वीपीय हिमानी कहते हैं। ऐसी हिमानियाँ ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है हम लोग उसे क्या कहते हैं, महाद्वीपीय हिमानियाँ कहते हैं। हम लोग घाटी हिमानी देख लेते हैं। ऊंचे पर्वतीय भागों में हिम राशि घाटी में खिसकने लगती है तो ऐसी हिमानी को हिमानी घाटी हिमानी कहते हैं। देखिए, जैसे ऊंचे पर्वतों पर धीरे धीरे क्या बर्फ खिसक रहा है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, घाटी हिमानी कहते हैं। भारत में सबसे लंबी
हिमानी काराकोरम पर्वत श्रृंखला के सियाचिन हिमानी है और भारत में कहाँ पाया जाता है? सियाचिन में पाया जाता है, जो 72 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितना है? 72 किलोमीटर है। हिमानियों के खिसकने की गति बहुत मंद गति से होती है और इनके खिसकने की गति क्या होता है? बहुत ही धीमा होता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। हिमानी द्वारा निर्मित स्थल आकृतियाँ। बहते हुए जल और भूमिगत जल की तरह हिमानी भी अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करता है। जिस प्रकार बहता हुआ जल जो कि अपरदन, परिवहन, निक्षेपण कार्य करता है, उसी प्रकार से हिमानी आकृतियाँ भी इन सभी का कार्य करते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। पहले अपरदन कार्य देख लेते हैं हिमानिया के। हिमानी जब आगे सरकती है तब उसके प्रथम प्रस्तर खंड कंकड़, रेत, बजरी भी खिसकते हैं। देखिए जब ये बर्फ खिसकेगी तो इससे कंकड़ पत्थर भी क्या होगा? खिसक के आगे जाएगा। ये पदार्थ अपरदन कार्य में औजार का काम करती है। ये पदार्थ जो कि अपरदन में औजार की तरह कार्य करती है। हिमानी में अपरदन से हिम, गोला, यू आकार की घाटी तथा लटकती घाटी, हिम्मत झील आदि का निर्माण। देखिए यहाँ ये इसका निर्माण किया यू आकार का। हम लोग परिवहन कार्य देख लेते हैं उसके। हिमानी बहुत ही मंद गति से खिसकती है। वह अपने साथ छोटे बड़े शिलाखंड, कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी को घसीट कर ले जाती है। इन पदार्थों को हिमानी का भार कहते हैं। देखिए जब हिमानी धीरे धीरे खिसकता है तो इसके साथ शिलाखंड, कंकड़, पत्थर सब ले जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? उसे हिमानी का भार कहते हैं। हम लोग देखते हैं निक्षेपण कार्य। जब हिमानी पिघलती है अथवा पिघलकर नीचे हटती है तब वह अपने साथ लाए पदार्थों को घाटी के विभिन्न भागों में जमा कर देती है। देखिए जब वो बर्फ के से पानी के रूप में धीरे धीरे पिघलेगा तब तो उसमें कुछ रहेगा नहीं, तो क्या करेगा? वहाँ पर जमा कर देगा। इस प्रकार के निक्षेपक पदार्थों को हिमोड कहते हैं। घाटी में स्थित के आधार पर हिमोड 4 प्रकार के होते हैं: अंतस्थ हिमोद, पार्श्विक हिमोद, मध्यस्थ हिमोद, तटस्थ हिमोद। हम लोग 4 प्रकार देखते हैं। यहाँ देखिए दिखाया हुआ है। मध्यस्थ हिमानी, तटस्थ हिमोड, पार्श्विक हिमोड, यह है। हम 4 प्रकार देख लेते हैं। तटस्थ अंतस्थ हिमोड बांध। जब हिमानी पिघलती है तब मलबा घाटी हिमानी के अंदर छोर में जमा हो जाता है और कटक जैसी स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं, जिससे अंतस्थ हिमोड कहते हैं। इसमें मिट्टी से लेकर नुकीली और गोल शिलाखंड भी होते हैं। और पार्श्विक हिमोड देख लेते हैं। हिमानी के दोनों किनारों पर जो हिमोड जमा हो जाते हैं उन्हें पार्श्विक हिमोड कहते हैं। देखिए यू आकार का है और यहाँ पे जो दोनों बगल में जमा हो जा रहा है हम लोग इसे क्या कहते हैं? पार्श्विक हिमोड कहते हैं। और जो कि मध्यस्थ हिमोड देख लेते हैं। जब दो हिमानियाँ विभिन्न दिशाओं में से आकर मिल जाती हैं तो प्रत्येक हिमानी का एक पास हिमोड आपस में मिल जाता है। इस प्रकार देखिए ये दो यू आकार का है और 2 प्रकार से यहाँ से आकर ऐसे मिले हुए थे। ये दोनों को क्या कहते हैं हम लोग? मध्यस्थ, दोनों के बीच में हो जाता है, मध्यस्थ हिमोड हो गया। और अगला है तलस्थ हिमोड। ये यू आकार का है, यहाँ पार्श्विक हो गया और 2 आकार मिली तो यहाँ मध्यस्थ हो गया। तो बीच वाला जो नीचे तलस्थ में तली में जमा हो गया इसे हम लोग क्या कहते हैं? तलस्थ हिमोड कहते हैं। हम आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों के कार्य के बारे में हमें देखना है। धरातल पर बरसने वाले वर्षा जल का कुछ अंश पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में जमा जाता है, कुछ वायुमंडल में वाष्प बनकर उड़ जाता है, कुछ नदी नालों में बहकर समुद्र में चला जाता है और कुछ जल इसका भूमि में चला जाता है। भूमि में एकत्र होकर बहने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। प्यारे बच्चों जब हमारा वर्षा होता है तो जानते हैं कुछ बर्फ में क्या होता है? जम जाता है ऊपर, और कुछ जो कि कहाँ चला जाएगा? ज़मीन में, जिसका अंदर चला जाता है,
और कुछ बहकर नदी नालों के सहायता से कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। और जो रिस का हमारे ज़मीन के अंदर चला जाता है दरारों से होते हुए, यहाँ से ऐसे इन दरारों से होते हुए जब ज़मीन के अंदर जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। नदियों, झीलों और समुद्र का भी कुछ जब भूमिगत के अंदर इसका पहुंच जाता है। देखिए, नदियों, झीलों, समुद्र का भी जल जो है कि रिस्क कहाँ चला जाता है, ज़मीन के अंदर धीरे धीरे पहुंच जाता है। हम इम्पोर्टेंट बात देते हैं, वर्षा का जल और हिम से पिघल जब रिस्क ज़मीन के अंदर एकत्रित हो जाता है तब वह भूमिगत जल कहलाता है। देखिए, वर्षा का जल, बर्फ वाला जो पिघलता है जल, जब वह रिस्क हमारे भूमि के अंदर चला जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, वह भूमिगत जल कहलाता है, मतलब भूमि के अंदर का जल कहलाता है। ऐसी चट्टानें जिनमें से जल आसानी से प्रवेश कर जाता है, अपारगम्य चट्टान, तथा जिन चट्टानों में जल प्रवेश नहीं कर पाता उसे अपारगम्य चट्टानें कहलाती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसी चट्टानें जिनसे होकर जब भूमि के अंदर प्रवेश कर जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा पारगम्य चट्टान कहलाता है। कौन सी चट्टान कहलाएगा, पारगम्य चट्टान कहलाएगा। ऐसा चट्टान जिससे होगा अगर जल हमारा अंदर नहीं जा पा रहा है तो क्या कहलाएगा, अपारगम्य चट्टानें कहलाता है। हम आगे देखते हैं, भूगर्भ स्थित जल भी ढलान की ओर प्रवाहित होने लगता है। देखिए, जो जमीन के अंदर जल जाता है वो किधर प्रवाहित होता है, ऊंचाई की तरफ नहीं बल्कि ढलान की ओर प्रवाहित होता है। हम आगे देख लेते हैं, भूमि में एकत्रित जल की मात्रा सर्वत्र एक समान नहीं होती। भूमिगत जल का मुख्य कार्य धरातल के नीचे भूगर्भ में संपन्न होता है। देखिए, भूगर्भ मतलब हमारी जमीन के अंदर एकत्रित जल की मात्रा सदैव एक जैसा नहीं होता, कभी कम तो कभी ज़्यादा होता है। कुछ अंशों में धरातल के ऊपर की स्थलाकृतियों में भी भूमिगत जल प्रकट होता है, और कुछ जगह जो कि स्थलाकृति ऊपर भी हमारा भूमिगत जल प्रकट होता है, जैसे झरना, पाताल, तोड़ कुआं, गीजर, ऐसी ही स्थलाकृतियाँ हैं। भूमिगत जल को धारण करने वाली चट्टानों को संतृप्त चट्टान कहते हैं। देखिए, यहाँ ये चट्टान यहाँ से पानी रिस्क आया और इसको यहाँ तक रोके रहा, ये हमारा क्या हो गया, संतृप्त चट्टान हो गया। भूमिगत जल का वह तल जिसके नीचे चट्टानें जल से पूरी तरह भरी रहती है भूमिगत जल स्तर कहलाता है। ये जहाँ तक भरा हुआ है ये चट्टानें, ये सब जमीन के अंदर चट्टानें हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, भूमिगत स्तर कहलाएगा। यहाँ तक तो भूमिगत स्तर कहलाएगा। देखिए, ये है हमारा, ये अपारगम चट्टानें हैं जिससे होकर पृथ्वी के नीचे जो कि जल नहीं जा पाता। ये पारगम चट्टानें हैं जिसमें होकर जल नीचे चला जाता है। और देखिए, इसमें छेद करके या दरार से ये पाताल को कुआं बनाया, इससे में क्या होगा, पानी वर्षा का इकट्ठा होगा और यहाँ से धीरे धीरे यहाँ चला जाएगा। जब वर्षा का पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ से बहते हुए धीरे धीरे दरार के कारण इस चट्टान से होते हुए यहाँ चला रहा है। देखिए, ये हमारा भूमिगत जल के अंदर है, ये दरार से होते हुए जल के यहाँ ऊपर अपने आप बाहर गिर रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गीजर कहते हैं। ये गर्म जल है, ऊपर की ओर बाहर निकल रहा है। हम लोग आगे देख लेते हैं, भूमिगत जल भी तल संतुलन का एक कारक है। हमारा भूमिगत जल भी हमारे स्थल को क्या करता है, संतुलित करता है। इसके अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कार्यों से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इनके भी अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण से भी अनेक स्थलाकृतियाँ बनती हैं। भूमिगत जल का अपना कार्य विशेष रूप से चुना प्रदेश में संपन्न होता है। ये कहाँ अधिक भूमिका निभाती है, चुना प्रदेशों में अधिक भूमिका निभाती है। चूना पत्थर से निर्मित स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। चूना पत्थर से निर्मित स्थलाकृतियों को कहते हैं कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। चूने का पत्थर एक ऐसी चट्टान है जो वर्षा के जल में शीघ्रता से घुल जाता है।
देखिए चूने का पत्थर अब देखते वक्त चूना जो कि क्या है, वो पानी में आसानी से घुल जाता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है। चूने में क्या मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। वो वर्षा जल ऊपरी धरातल से चूने की चट्टानों में होकर भूमि के नीचे धाराओं में के रूप में बहने लगता है। और ये चूना पत्थर क्या करता है? नीचे भूमि के अंदर धाराओं में बहने लगता है। जिन चट्टानों में यह धरातली भूमि जल में प्रवेश कर बहता है, वहाँ चट्टानों में अपरदन का कार्य संपन्न होता है। और ये चूना जहाँ जहाँ बहेगा उसमें क्या होगा? चूना का उसमें अपरदन स्टार्ट हो जाएगा। भूमिगत जल द्वारा बनाए गए अपरदन को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ये अपरदन द्वारा 2 भागों में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? विभक्त कर सकते हैं। एक धरातल के ऊपरी और दूसरा धरातल के नीचे एक स्थलाकृतियाँ। एक धरातल के ऊपर और दूसरा धरातल के नीचे का। हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें हम लोग घोल रंध्र देख लेते हैं। जल में घुलन क्रिया के कारण चूने की चट्टाने में बनी दरारें बड़ी होने पर घोल रंध्र का रूप धारण कर लेता है। देखिए जब चूना पानी में घुला हुआ है तो चट्टाने में जब बड़े बड़े दरारें बन जाती है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? घोल रंध्र का रूप उसको धारण कर लेती है। भारत के मेघालय प्रदेश में ऐसे अनेक घोल रंध्र के कारण सड़कें और रेलमार्ग बनाने में कठिनाइयाँ आती हैं। भारत में मेघालय में इस तरह से घोल रंध्र पाए जाते हैं। अब हम लोग विलय रंध्र देख लेते हैं। घोल रंध्रों के नीचे लंबी नालियों को विलय रंध्र कहते हैं। और घोल रंध्र के नीचे जो कि लंबी नालियों को हम लोग क्या कहते हैं? विलय रंध्र कहते हैं। ऐसी रंध्रें भूमिगत मार्गों द्वारा बड़ी बड़ी कंदराओं से जुड़ जाती हैं और ये धीरे धीरे बड़े बड़े कंदराओं से जुड़ जाते हैं। कंदराएँ देख लेते हैं। घुलन क्रिया द्वारा धरातल के नीचे की गुफाएं कंदराएँ कहलाती हैं। और घुलन जैसे कोई चट्टान घुल रहा है और धीरे धीरे वो क्या कर गुफाओं का निर्माण कर देती हैं पत्थर गला के, वो लोग क्या कराती है? कंदराएँ कराती हैं। ऐसी कंदराएँ बस्तर जिले में तथा हिमालय की तलहटियों में पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती है? बस्तर जिले में हिमालय की तलहटियों में पाई जाती है। हम लोग निक्षेपण देख लेते हैं। निक्षेपण कंदराओं में निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ आकाशीय स्तंभ और पाताली स्तंभ है। हम लोग आगे देखते हैं पवन के कार्य। तल संतुलन के कार्य के रूप में पवन मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक सक्रिय होती है। पहले बच्चों, पवन के स्थल मताकृतियों के निर्माण में ये कहाँ सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है? मरुस्थलीय, जहाँ पे बालू पाया जाता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में ये स्थल आकृति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन क्षेत्रों में पवन को अपने कार्य विघ्न संपन्न करने में के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। देखिए इन क्षेत्रों में पवन को कार्य करने के लिए वे सभी क्रियाएं अनुकूल होती हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा की कमी, उच्च तापमान, तेज हवाएं, वनस्पति का अभाव ऐसी अनुकूल दशाएं हैं। देखिए मरुस्थलीय प्रदेश में क्या क्या है? वहाँ वर्षा कम होती है, उच्च तापमान होता है, तेज हवाएं चलती है, वनस्पति का अभाव होता है। ऐसी ही जो कि दशाएं या ऐसी ही परिस्थितियां जो कि पवन के लिए स्थलाकृतियों निर्माण करने में क्या होती है? सहायक होती है। इन प्रदेशों में तापमान की अधिकता से खुली चट्टानें दिन में गर्म होकर फैलती है तथा रात के तापमान में अत्यधिक ठंड गिरने के कारण ठंडी होकर सिकुड़ने लगती है। देखिए इन मरुस्थलीय प्रदेशों में जो कि क्या होता है? गर्मी में अधिक दिन में अधिक गर्मी रहेगा तो क्या करेंगे? वो चट्टानें फैल जाती है और रात में अत्यधिक ठंड होने के कारण वो चट्टानें सिकुड़ जाती है। फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें टूटती है। जब ये चट्टानें फैलती है और टूटती है तो इसमें क्या है? धीरे धीरे दरार आएगी। दरार आने से चट्टानें टूट जाती है। अंत में छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है और क्या होगा? छोटे छोटे कणों में ये लोग टूट कर बिखर जाएंगे। यह क्रिया अपक्षय द्वारा संपन्न होती है। यह क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? हमारा अपक्षय के कारण संपन्न होता है। हम लोग अपरदन देख लेते हैं। अपरदन मरुस्थलीय भागों में पवन वेगमान होता है। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में हमारा पवन क्या थोड़ा तेज चलता है। वह अपने साथ कंकड़ों और बालू कणों को दूर तक उड़ा ले जाता है तथा वह अपने साथ कंकड़ों और बालू को भी लेकर चला जाता है। पवन के साथ उड़ते हुए ये कण आपस में एक दूसरे से घर्षण करते हैं तथा सम्मुख चट्टानों से टकराते हुए उसे खोसते हैं। देखिए जब हवा के साथ ये कण जाते हैं
तो ये आपस में भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। और इसके साथ साथ जो रास्ते में चट्टानें आ रही है उसको भी वो क्या करते हैं, खींचते हैं। अपरदन का यह कार्य घर्षण, संघर्षण तथा अपवाहन के रूप में संपन्न होता है। हम अपवाहन देख लेते हैं। चट्टान कणों को उड़ाकर ले जाने की क्रिया है। अपवाहन किसे कहते हैं? चट्टान का कण टूट कर बिखर गया है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ा कर ले जाएगा, वो क्या कौन सा क्रिया कहलाएगा? अपवाहन कहलाएगा। संघर्षण देख लेते हैं। पवन में उड़ते कणों का परस्पर टकराने हुए विखंडित होना। देखिए, हवा के साथ बहुत सारे छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं, वे आपस में टकरा क्या होंगे, विखंडित होंगे। हम लोग उसे क्या कहते हैं? संघर्षण कहते हैं, मतलब आपस में घर्षण भी उत्पन्न करते हैं। अब घर्षण हम लोग देख लेते हैं। अब घर्षण रेत कणों से युक्त पवन द्वारा चट्टानों को रगड़ रगड़ कर घिसने की क्रिया है। अब ये पवन वेग ऐसे आया हुआ है, हम लोग तो क्या वो आपस में क्या हो रहे हैं, घिस रहे हैं, रगड़ कर घिस रहे हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अब घर्षण कहते हैं। अब पवन अपरदन के कार्य प्रभावित होते हैं। कौन सा कार्य होता है? पवन की गति से। ये पवन की गति से होता है। कणों के आकार, मात्रा और ऊंचाई से, चट्टानों की संरचना व बनावट से तथा जलवायु से। ये चार कारक अपरदन के लिए प्रभावित होते हैं। कौन सा? पवन की गति से, कणों के आकार, मात्रा और ऊंचाई से, चट्टानों की संरचना और बनावट से तथा जलवायु से। ये छत्रक उड़ रहा है। प्रायः गर्मी के दिनों में ऐसा दिखाई देता है हमें, हमारे तरफ भी आता है, जो गोल गोल हवाएं होती हैं और क्या कहते हैं, छोटे छोटे कणों को आपस में घुमाकर ऊपर ले जाती है, बहुत ऊपर ले जाती है हवा में घुमाते हुए। इसी तरह देखिए घूम रहा है, घुमाते हुए ऊपर ले जाती है। ऊपर ले जाकर उसको क्या कहते हैं, फिर छोड़ देती है। तो उसमें क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण के कारण वे आपस में टूटते रहते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। निक्षेपण, हम लोग निक्षेपण देख लेते हैं। अपरदित पदार्थों को पवन अपने साथ परिवहन द्वारा दूर तक उड़ा ले जाती है। देखिए, और जो छोटे छोटे कण होते हैं, अपरदित पदार्थ होते हैं, उससे क्या कहते हैं? हवा अपने साथ कहाँ बहुत दूर तक लेके चली जाती है। जैसे ही पवन वेग कम होता है, देखिए, और जैसे ही पवन का मतलब गति थोड़ा धीमा होता है या कोई अवरोध मतलब कोई पहाड़ी आ गया, निक्षेपण प्रारंभ होता है। वहाँ वो सब कण क्या होते हैं? निक्षेपण रूप में इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाते हैं। निक्षेपण से बालू की टीलें, बरखान तथा लोएस अस्तर आकृतियाँ का निर्माण होता है। निक्षेपण से क्या होगा? बालू के टीले बन जाएंगे। देखिए, बालू के टीले हैं। यहाँ पवन वेग थोड़ा सा धीमा हुआ और यहाँ आकर बालू इकट्ठा कर दिया। अब बरखान, लोएस अस्तर आकृतियाँ का निर्माण करते हैं। बालू के टीले हम लोग देखते हैं। बालू मिश्रित पवन के मार्ग में अवरोध आने पर बालू के ढेर टीले के रूप में निर्मित होते हैं। देखिए, वायु बह रहा है, अपने साथ बालू छोटे छोटे कंकड़ लेकर, और तो रास्ते में थोड़ा सा भी अवरोध है तो वहाँ छोटे छोटे कण क्या होते हैं? इकट्ठा होने लगते हैं और बालू के टीले का निर्माण कर देते हैं। ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। देखिए, ये अर्धचंद्राकार है। जहाँ सदैव एक ही दिशा से हवा बहती है, ये वहीं बनते हैं। जहाँ एक ही दिशा से हवा बहेगी, वे इसी जगह बनते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। लोएस, अत्यंत महीन बालू मृदा के साथ बहुत दूर जाकर जमा होती है। इस तरह जिस मैदान की रचना होती है उसे लोएस कहते हैं। चीन का लोएस का मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। देखिए, हवा के द्वारा बालू के बहुत अत्यंत छोटे कण मृदा के साथ जो कि बहुत दूर तक उड़ जाते हैं और मृदा के साथ मिलकर लोएस का निर्माण करते हैं। हम लोग उसे क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। हम आगे देखते हैं समुद्री लहरों के कार्य। हमारा अगला बचा हुआ है समुद्री लहरों के कारण। समुद्र का जल कभी शांत नहीं रहता। आप लोग भी देखे होंगे, समुद्र में हमेशा लहर आता रहता है। किसके कारण आता है? हवाओं के कारण आता है। वह लहरें, धाराएं और ज्वाला भाटा के रूप में सदैव गतिशील रहता है। वह जो कि लहरें, धाराएं और ज्वाला भाटा के रूप में हमेशा गतिशील रहता है। इसके निरंतर प्रभाव से तटीय भागों में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती रहती हैं। देखिए, जब ये
लहर धाराएं ज्वारभाटा आती है तो उनके तटीय क्षेत्र में हमेशा स्थलाकृतियों का निर्माण बनता रहता है। तटीय प्रदेशों में समुद्री लहरें तथा तल संतुलन का प्रभावी कारक है। देखिए, तटीय प्रदेशों में समुद्री लहरें जो कि तल संतुलन के लिए भी एक प्रभावी कारक है। लहरें समुद्री तट पर अपरदन मतलब कटे हुए पदार्थों को बहाकर ले जाने, परिवहन तथा उसे किसी तट पर जमा करने, निक्षेपों का कार्य संपन्न करती हैं। ये लहरें जब प्यारे बच्चों क्या करती हैं, किसी तट को काट देंगे, उसका अपरदन कर देंगे मिट्टी का, फिर उससे बहाकर कहीं और ले जाएंगे, उसका परिवहन करेंगे और कहीं और ले जाकर किसी तट पर क्या कर देंगे, उसे जमा कर देंगे तो उसका क्या कर देगा, निक्षेपों का कार्य कर देंगे। अब लोग अपरदन देख लेते हैं। समुद्र की शक्तिशाली लहरें निरंतर तटीय भागों पर स्थित कठोर चट्टानों पर प्रहार करती रहती है। अपरदन के इस कार्य में चट्टानों के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े तथा बालू के कण लहरों के साथ औजार का कार्य करते हैं। इनके कारण चट्टानों के अपरदन से समुद्री भृगु, समुद्री गुफाएं, स्तंभ आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होती हैं। ये जब आपस में टकराती हैं समुद्र की लहरें आकर किससे, चट्टानों से, तो छोटे छोटे चट्टान जो कि टूटकर बिखरने लगते हैं और इससे समुद्री गुफाएं, मेहराबे, स्तंभ का निर्माण होता है। हम लोग परिवहन देखते हैं किस तरह से परिवहन करते हैं। लहरें अपने साथ बालू, कणों और चट्टानों को टुकड़ों को बहाकर लाती भी है और विखंडित टुकड़ों को ले भी जाती है। अब हम लोग अगर निक्षेपण देख लेते हैं। समुद्र की लहरें अपेक्षाकृत सपाट और समतल तटों पर निक्षेपों का कार्य संपन्न करती हैं। समुद्र की लहरें कहाँ पर मिट्टी का रखने का काम करती हैं, सपाट और समतल तलों पे। इसके परिणाम स्वरूप तटों पर अनेक स्थलाकृतियों की रचना होती है, जैसे पुलिन, रोधका, लैगून। मिट्टी रखती है वहाँ गाछती तो कैसे संरचना स्टार्ट बनती है, पुलिन बीच बनता है, लोग आम भाषा में बीच पर जाता है घूमने के लिए, रोधिका, लैगून इत्यादि बनता है। और हम लोग पुलिन देख लेते हैं। समुद्री लहरें अपरदित पदार्थों को तट के निकट उथले समुद्र में जमा करती है। कुछ समय बाद वह डूबा हुआ क्षेत्र निक्षेपण होते रहने से वह बराह पकड़ जाता है। कंकड़, बालू, बजरी का एक समतल सा तटीय मैदान बन जाता है, जिससे पुलिन कहते हैं। मुंबई में चौपाटी, चेन्नई में मरीना, गोवा तथा केरल के तटों पर अनेक पुलिन पाए जाते हैं। पुलिन को बीच भी कहा जाता है। देखिए, समुद्र के बीचों बीच क्या करते हैं ये लोग, पानी इकट्ठा कर, देखिए यहाँ है, यहाँ पे धीरे 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 मिट्टी, कंकड़, बालू इकट्ठा हो रहा है और इसके चारों तरफ मिट्टी कटा हुआ है। यहाँ से ऐसे ये बीच में समुद्र का पानी हो जाएगा, ये हमारा यहाँ मिट्टी हो जाएगा, कंकड़ हो जाएगा और स्थल बन जाएगा। एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बीच हो जाएगा। और हम लोग रोधिका देख लेते हैं। कहीं कहीं तट के समांतर बालू, कंकड़ से निष्पेक्षित लंबी पट्टी बन जाती है। इसका एक सिरा तट से जुड़ा रहता है, दूसरा मुंह तट के समांतर दूर तक चला जाता है, मानो कोई अवरोध बना हो। ऐसी आकृति को रोधिका कहते हैं। जैसे ये हमारा समुद्र है और यहाँ से ऐसे मिट्टी धीरे धीरे जमा होता है तो एक तरह से इस तरह से बन जाती है। तो हमारा जैसे ये क्या होगा, एक रोधिका काम करता है। हम आगे देख लेते हैं लैगून। कभी कभी समुद्री लहरों द्वारा विक्षेपण से रोधिका के दोनों छोर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। देखिए ये है ऐसे, और धीरे धीरे क्या होगा, ये आपस में ऐसे 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 बनते 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 ऐसे ऐसे ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं। अब हम देख लेते हैं मृदा का निर्माण, कटान एवं संरक्षण। मृदा का निर्माण, कटान एवं संरक्षण देख लेते हैं। मृदा जैव तथा अजैव पदार्थों से बनी एक परिवर्तनशील और उत्पादक पतली परत है। मृदा क्या है हमारी, जैव अजैव पदार्थों के विघटन से बनी परिवर्तनशील उर्वरक एक पतली परत होती है,
जो भूपृष्ठ को ढके रहती है, जो हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह को ढके रहती है। मृदा की परत वनस्पति के आवरण को बनाए रखने में मदद करती है। ये वनस्पति के आवरण को भी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, इसको रहने के लिए जो कि खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। मानव जीवन और प्राचीन सभ्यताओं के विकास में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए, मृदा के कारण ही लोग खेती करते हैं, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करते हैं, घास उगाते हैं। अगर मृदा नहीं रहेगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। हम लोग देख लेते हैं मृदा निर्माण के प्रमुख कारण। मृदा का निर्माण के प्रमुख कारण मतलब मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। चट्टानों के अपक्षय और अपरदन की क्रिया द्वारा मृदा का निर्माण होता है। देखिए, बड़े बड़े चट्टानों का अपक्षय होता है और अपरदन होता है, तो क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में सहायक कारकों में प्रमुख मूल चट्टानें, धरातली बनावट, जलवायु, समय एवं वनस्पति एवं जीव जंतु है। हम लोग देख लेते हैं मूल चट्टानें किसे कहते हैं। मूल चट्टानों से मिट्टी कैसे बनती है, हम लोग देख लेते हैं। ये चट्टानें विभिन्न खनिजों के मूल पदार्थों से निर्मित होती हैं। मूल चट्टानें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा गठित होती हैं, जिससे मृदा के अजैव खनिज कणों का निर्माण होता है। मूल चट्टान ही मृदा निर्माण में सहायक संगठन, रंग, बनावट, खनिज अंश तथा उर्वरता को प्रभावित करने वाले सहायक होती है। हम देख लेते हैं धरातली स्वरूप। मृदा निर्माण में सहायक होने वाली क्रियाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धरातली बनावट से प्रभावित होती हैं। तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में भूमि में पानी का रिसाव कम होने से मृदा का निर्माण प्रक्रिया धीमी होती है, क्योंकि पानी तेजी से बह जाता है। इसके विपरीत मंद ढाल वाले क्षेत्रों में जल बहाव गति धीमी होती है, जिससे जल का दौरा मृदा का निर्माण का कार्य अधिक होता है। देखिए, धरातल का स्वरूप में हम लोग, जैसे हमारा धरातल है, यहाँ ऊंचा है और यहाँ से पानी का ढलान बहुत तेज़ है, तो मिट्टी को धीरे धीरे काटेगा। काटते हुए यहाँ जैसे इसका ढलान जो कि कम होगा, यहाँ पे मृदा का निर्माण करना चालू कर देगा और फिर धीरे धीरे यहाँ मिट्टी हमारा जमना चालू हो जाएगा। और ये मृदा जो कि मैदानी भागों का निर्माण करती हैं, इससे क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती हैं। समय हम लोग देख लेते हैं। मृदा के निर्माण में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं बहुत लंबे समय तक कार्य करती हैं, इसलिए मृदा का निर्माण बहुत ही लंबा समय लगता है। देखिए, ये मृदा के निर्माण में जो चट्टानों पर हमारे भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत धीमे गति से होती है तथा इसके निर्माण में बहुत लंबी अवधि लगता है। इसलिए इनका निर्माण, मिट्टी का निर्माण क्या होता है, बहुत ही लंबे समय से होता है। और हम जलवायु देखते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, मृदा निर्माण में हमारा जलवायु भी सबसे महत्वपूर्ण कारक है। हमारा जलवायु भी जो कि मृदा निर्माण में सहायक होता है, जो स्वतंत्र रूप से काम करता है। वास्तव में मृदा निर्माण चट्टानी मूल पदार्थों जैसे निष्क्रिय घटक तथा जलवायु जैसे सक्रिय घटक की परस्पर प्रतिक्रियाओं द्वारा होता है। जलवायु जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। देखिए, मृदा का निर्माण जो कि जैविक तथा रासायनिक ऊपर दिया हुआ है के कारण होता है, तो अगर हमारी जलवायु ही नहीं रहेगा, सब क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। इसलिए इसमें जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भिन्न प्रकार के जलवायु दशाओं में एक ही प्रकार के मूल चट्टानों से भिन्न भिन्न प्रकार के मृदा का निर्माण होता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। वनस्पति एवं जीव जंतु किस प्रकार से सहायक होते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु मूल चट्टानी पदार्थों को विकसित मृदा में बदलने की क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सड़े गड़े पेड़ पौधे तथा मृत जीव जंतुओं के अवशेषों से मृदा में जैविक अंश बनते हैं। अपघटक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के सहयोग से जैव पदार्थ ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं। ह्यूमस से ही मृदा उपजाऊ बनती है। ह्यूमस के द्वारा ही वनस्पतियों और फसलों को पोषण मिलता है। देखिए, हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु सब क्या होते हैं, मर जाते हैं। मर जाने के बाद क्या होता है, वे अवघटित होकर जो कि ह्यूमस का निर्माण करते हैं। उनके शरीर से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है।
यहाँ अपघटक तथा जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जो है कि ह्यूमस का निर्माण होता है। ये ह्यूमस क्या करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और उपजाऊ ह्यूमस ही वनस्पतियों और फसलों के पोषण में सहायक। और हम लोग मृदा परिच्छेदिका मतलब मिट्टी का कटान देख लेते हैं। पूर्व विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद में गठन, रंग और पतले ऊपर के एक बिछी होती है। देखिए जो हमारी ऊपर का परत है ये हमारा क्या है, ह्यूमस है। ये मृदा का ऊपरी परत है। इसी में हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु क्या होते हैं, सभी रहते हैं। ह्यूमस में जो छोटे छोटे जीव रहते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन पोषक तत्व इसी से प्राप्त करते हैं। मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। जो ये परत का निर्माण हो रहा है इसको हम लोग क्या करते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उप मृदा। ये ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग, ऊपरी मृदा। हमारी दूसरी परत को उप मृदा। तीसरी परत को अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ। ये अपक्षयित हमारा मूल चट्टानी पदार्थ है। चौथी परत को मूल चट्टान कहते हैं और चौथी परत हमारा है मूल चट्टान कहलाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत होती है। देखिए जो ऊपर वाला परत है वही हमारा वास्तविक मृदा कहलाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ह्यूमस तथा जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। उस ऊपरी परत में क्या पाए थे, ह्यूमस तथा जैव पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी ह्यूमस और उसके नीचे जैव तत्वों की प्रधानता होती है। दूसरी परत में उप मृदा होती है जिसमें चट्टान के टुकड़े, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। हम देखते हैं मृदा अपरदन मतलब मृदा का कटाव। मिट्टी की ऊपरी परत मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी संसाधन है। हमारी मिट्टी को ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस पाया जाता है वो मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संसाधन है। मनुष्य और जीव जंतु अपने कार्यों के द्वारा मृदा के विनाश का कारण बनते हैं। मनुष्य और सभी जीव जंतु अपने किए गए विभिन्न कार्यों द्वारा मृदा का क्या करते हैं, ह्रास करते हैं या विनाश करते हैं। इनके कारण मृदा या तो कट कर बह जाती है या नष्ट या अनुपयोगी हो जाती है। इनके कारण या तो मृदा हमारा कट कर पानी में बह जाएगा, या तो नष्ट हो जाएगी, या तो उपयोग करने लायक नहीं रहेगा। मृदा पदार्थों के अत्यधिक विनाश और कटाव की इस प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। हम लोग क्या, मृदा पदार्थों के अत्यधिक विनाश, कटाव की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। प्राकृतिक शक्तियों या मानवीय क्रियाओं से मृदा के आवरण को हटाने को मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे वायु, पानी और मानवीय क्रियाएं जैसे खेती कर रहा है, अत्यधिक दोहन कर रहा है, मृदा के ऊपरी परत को क्या कर देगा, हटाने की क्रिया ही हमारा क्या है, मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन के कारण हम लोग देख लेते हैं। मृदा अपरदन किस कारण होता है। मृदा को सबसे बड़ी क्षति अपरदन के कारण होती है। हमारे मिट्टी को सबसे बड़ी क्षति किसके कारण होती है, अपरदन मतलब कटने के कारण होती है। जब भूमि से वनस्पति का आवरण हट जाता है तो मृदा को ऊपरी परत ढीली पड़ जाती है। जब हम लोग भूमि पर से क्या वनस्पति पेड़ पौधों को काट देते हैं तो क्या होता है, मिट्टी क्या हो जाता है, ऊपरी पर ढीला पड़ जाता है। तेज हवा के साथ मृदा के कण बह जाते हैं और तेज अगर वर्षा हुई और ऊपर पेड़ पौधे नहीं तो क्या हो जाएंगे, ये सब बह जाएंगे और तेज हवा के साथ उड़ जाते हैं। और तेज अगर हवा चाहिए तो क्या करेंगे, तो हवा के साथ उड़ जाएंगे। पशुओं के अत्यधिक चराई, वनों के अंधाधुंध कटाई के कारण मृदा अपरदन होता है। और पशुओं के अत्यधिक चराई, अगर पशु चल रही हैं तो उनके खुरी से वनों के अंधाधुंध कटाई से हमारा मृदा अपरदन होता है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग तथा अनियंत्रित सिंचाई के कारण उपजाऊ मिट्टी बेकार होती जा रही है। देखिए इसके अतिरिक्त हम लोग क्या करते हैं,
खेतों में अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, अनियंत्रित सिंचाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण हमारी मिट्टी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। हम देखते हैं मृदा संरक्षण। मृदा मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी हमारे मानव के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन है। यह विभिन्न प्रकार के जीवों का भरण पोषण करता है। सभी प्रकार के जीवों का भरण पोषण करता है। मृदा अपरदन से विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। अगर हमारी मिट्टी कट जा रही है तो इससे क्या होगा, बाढ़ आने लगेंगी, फसलों के उत्पादन में रुकावट आएंगे और हमारा फसल भी नहीं पैदा होगा, भूमि वनस्पति विहीन हो जाएंगी और हमारा ज़मीन क्या होगा, पेड़ पौधों के बिना हो जाएगा। अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। हमें इसका सुरक्षा करना आवश्यक है। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। मृदा हम लोग संरक्षण की विधियाँ जैसे पेड़ पौधे लगाना, वनों का संरक्षण करना, यही सब है। आइए हम लोग विधियाँ देख लेते हैं। पहला विधि है वनों का संरक्षण। वृक्षों की जड़ें मृदा पदार्थों को बांधे रखती है। हमारा पेड़ पौधे की जड़ें क्या करती है, मिट्टी को आपस में जकड़े रहती है। वृक्षों की सड़ी गली पत्तियां मृदा को उपजाऊ बनाती है, इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। और वे पेड़ पौधे की पत्तियां सड़कर क्या करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करती है, इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए मृदा को बचाने के लिए। हम लोग आगे देख लेते हैं वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मतलब हमें अत्यधिक वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। नदी घाटियों, बंजर भूमियों तथा पर्वतीय ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण को महत्वपूर्ण उपाय है। देखिए, नदियों घाटियों में, बंजर भूमि पे, पर्वतीय ढलानों पर भी वृक्ष में लगाना चाहिए। ये सब क्या करते हैं, मिट्टी को संरक्षित करते हैं, कटने से बचाते हैं। इसके द्वारा मरुस्थलों के विस्तार को रोका जा सकता है। हम लोग अत्यधिक वृक्षारोपण करेंगे तो हमारा जो है कि मरुस्थल मतलब बालू का विस्तार भी नहीं होगा, रेगिस्तान का विस्तार नहीं होगा। हम लोग तीसरा देखते हैं भूमि उद्धार। जल द्वारा बड़ी उबड़ खाबड़ भूमियों को समतल बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। हम लोग उबड़ खाबड़ जमीन को क्या करें, समतल बनाकर हम लोग उसको मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नियोजित चराई। अत्यधिक चराई के कारण मृदा की परत ढीली पड़ जाती है, जिसके कणों को वायु उड़ा ले जाती है या जल बहा ले जाती है। तो नियंत्रित चराई पर रोक लगाना चाहिए। देखिए, हम लोग अधिक चराई करते हैं तो उसके हमारे जानवरों के खुरों से क्या होता है, मिट्टी ढीली पड़ जाती है और ये पानी और हवा में, पानी में बह जाएगी, हवा में उड़ जाएगी। इसलिए हमें अनियंत्रित चराई पर क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण। हम लोग बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहिए। बाढ़ों से जल प्रवाह के वेग के कारण मिट्टी के बह जाने से मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। बाढ़ आता है तो क्या करता है, नदी के किनारे वालों तट को काटता रहता है और मिट्टी को बहाते रहता है। अतः हमें उस पर नियंत्रण करना चाहिए। अतः नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाए जाना चाहिए ताकि प्रवाह का वेग कम होने से अपरदन कम हो। सीढ़ीदार खेत बनाना। हम लोग क्या करना चाहिए, सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। पर्वतीय ढालों पर मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेत बनाना अधिक उपयोगी होता है। पर्वतीय ढालों पर जिसे एकदम कटान ढाल लगातार है तो हम उस पर क्या करना चाहिए, सीढ़ीदार एक के परत एक लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा मृदा का अपरदन, मृदा का कटाव नहीं हो, क्योंकि ढाल से बढ़ती मिट्टी समतल खेतों में जमा हो जाती है। फसलों में फेरबदल। सतह में क्या करना चाहिए, फसलों में फेरबदल। हमें फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए। मतलब मृदा को उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों को बारी बारी से बदल कर बोना चाहिए। देखिए, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमें एक ही प्रकार की फसल बार बार नहीं उगाना चाहिए। अगर हम झकड़ा फसल उगा रहे हैं तो हमें मूल फसल उगाना चाहिए, उसमें फसल में बार बार हमें चेंज करना चाहिए।
हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर के लिए हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? किसके द्वारा? अपने अपरदन के कारण या अपक्षय के कारण? अपक्षय के कारण। निम्न में से किस क्षेत्र में वन पवन अपने कार्य को संपन्न करती है? निम्न में से किस क्षेत्र में पवन अपने कार्य को संपन्न करती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, समुद्र तटीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। तो हमारे इसमें कौन सा सही है? क, मरुस्थलीय क्षेत्र में। मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो मृदा को उपजाऊ कौन सा तत्व बनाता है? मूल चट्टानी पदार्थ नहीं बनाता है, जलवायु भी नहीं बनाता है, मनुष्य भी नहीं बनाता। हमारा कौन सा बनाता है? ह्यूमस बनाता है। अगला, अधिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। सभी प्रश्न उत्तर का जो है कि वीडियो मैं आपको अलग दूसरे वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोगों को उसका लिंक आई बटन में, इन स्क्रीन दोनों में दे देंगे। ये जैसे ही वीडियो समाप्त होगा उसके इन स्क्रीन और ऊपर आई बटन में उसका लिंक रहेगा, उस पर क्लिक कर तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गर्व से कहें हम सब भारतीय हैं।